नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने 5वीं यूनिट पढ़ रहे थे कृष्णिका विकिरण। और आज अपने इसका जो लेसन है वो छठा लेसन है, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है वो है स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। अपने स्टीफन बोल्ट्जमान का जो नियम है उसको क्या कर रहे हैं, व्युत्पन्न कर रहे हैं। और किसकी सहायता से कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी की सहायता से कर रहे हैं, ठीक है। ऊष्मागतिकी की सहायता से स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम की व्युत्पत्ति। तो देखिए इसके अंदर जैसा कि अपने कल पढ़ रहे थे कि अपने यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार्नो चक्र की कल्पना करेंगे, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम की व्युत्पत्ति के लिए अपने किसकी कल्पना करते हैं, एक कार्नो चक्र की कल्पना करते हैं, ठीक है। और इस कार्नो चक्र के अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है वो कार्यकारी पदार्थ अपने क्या ले लेते हैं, विकिरण ले लेते हैं, ठीक है। तो एक कार्नो चक्र की कल्पना की और इसके अंदर जो कार्यकारी पदार्थ है उसे अपने क्या ले लिया है, विकिरण को कार्यकारी पदार्थ के रूप में ले लिया। विकिरण जो है इसका भी गैसों की तरह क्या कर सकते हैं, अपने गैसों की तरह इसका भी संपीड़न और विरलन या प्रसार जो है वो अपने किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी अपने क्या कर सकते हैं, प्रसरण और संपीड़न कर सकते हैं, जैसे अपने किनका करते हैं, गैसों का करते हैं। और कार्नो चक्र के अंदर अपने कार्यकारी पदार्थ के रूप में कैसे लिया है, विकिरण को ले रखा है। अब अपने सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि कक्ष जो है उसके अंदर ताप जो है वो कितना है, कैपिटल टी है। नियत ताप कैपिटल टी पर क्या किया जाता है, इसके अंदर विकिरण भरी जाती है, जिनका ऊर्जा घनत्व अपने कितना लेते हैं, स्मॉल यू लेते हैं। और दाब जो है वो कितना लेते हैं, कैपिटल पी लेते हैं। विकिरण जो है इनका दाब कितना है, कैपिटल पी है। और जो ऊर्जा घनत्व है वो कितना है, स्मॉल यू है। और ताप अपने कितना ले रखा है, नियत ले रखा है, जो कैपिटल टी है। अब आप सभी जानते हो कि विकिरण जो है वो सिर्फ किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अगर आप लोग ताप को नियत लेकर के चलते हो तो जो आपके U और P है ये क्या करेंगे, किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब अगर कक्ष का आयतन कितना हो, V हो, तो कुल विकिरणों की ऊर्जा कितनी आएगी। कक्ष का कुल आयतन अगर कितना हो, V हो, तो कुल विकिरण ऊर्जा कितनी आएगी, U बराबर U V आएगी। कैपिटल U बराबर स्मॉल u और कैपिटल V, ये हमारे पास में क्या है, विकिरणों की कुल ऊर्जा है, ठीक है। अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके अंदर कार्नो चक्र के लिए। सबसे पहले अपने एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के अंदर अपने कार्नो चक्र को दर्शाते हैं। यहाँ अपने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम में अपने क्या किया, एक कार्नो चक्र को दर्शा दिया, ए बी सी और डी। ये अपने पास में क्या है, एक कार्नो चक्र है। अपनी अवस्था ए से बी की बात करेंगे, ए से बी तक, तो ये V1 होगा और दूसरा जो है V2 होगा, ये O होगा। यहाँ जो दाब है ए अवस्था पर ये मान लेते हैं कितना है, P1 है। और जो बी अवस्था है यहाँ दाब जो है वो मान लेते हैं कितना है, P2 है, ठीक है। ए अवस्था पर दाब P1 मान लेते हैं और दूसरी जो अवस्था है उस पर अपने P2 मान लेते हैं। डी पॉइंट पर दाब मान लेते हैं P2, जो डी पॉइंट है अपना वहाँ दाब कितना मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। यहाँ जो दाब है कितना मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। और ये जो इनका अंतर आ जाता है ये कितना मान लेते हैं, dP मान लेते हैं। ये जो ताप है इसे T मान लेते हैं और ताप में जो कमी आ जाती है या जो दूसरा इसका सिरा है उसका ताप अपने कितना मान लेते हैं, T माइनस का D T मान लेते हैं, T माइनस का D T मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने कार्नो चक्र में कर रहे थे तो जो उष्मा स्रोत था उसका ताप अपने T1 मान रहे थे और जो सिंक था उसका ताप अपने
2 मान रहे थे। जो आपका स्रोत था उसका ताप अपने ज़्यादा मान रहे थे और जो सिंक था उसका ताप क्या कर रहे थे, कम मान रहे थे। जो यहाँ जो स्रोत है उसका ताप अपने कितना मान लिया है, कैपिटल T मान लिया है, और जो सिंक हमारे पास में है उसका ताप अपने कितना मान रहे हैं, T-D मान रहे हैं। यहाँ स्रोत और सिंक के रूप में तो अपने काम में नहीं लेंगे। अब सबसे पहले अपने A से B तक की बात करें तो A से B तक इसकी जो अवस्था है उसे अपने किस नाम से जानेंगे, उसे अपने जानेंगे रुद्धोष्म प्रसार के नाम से। ये जो अवस्था है ये कौन सी है, रुद्धोष्म प्रसार की अवस्था है। यहाँ क्या हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, समतापी प्रसार हो रहा है। सबसे पहले रुद्धोष्म प्रसार हो रहा था और उसके बाद में क्या हो रहा है, समतापी प्रसार हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, रुद्धोष्म संपीड़न, और उसके बाद में समतापी संपीड़न हो रहा है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म संपीड़न, समतापी प्रसार और रुद्धोष्म संपीड़न। तो A से B रुद्धोष्म प्रसार, B से C समतापी प्रसार, C से D रुद्धोष्म संपीड़न और D से E समतापी संपीड़न हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के ABCD अगर चक्कर की बात की जाए तो ये किसकी तरह आप लोग मान सकते हो, जो कार्नो चक्कर है उस कार्नो चक्कर की तरह आप लोग इसे मान सकते हो। तो ABCD हमारे पास में क्या है, एक कार्नो चक्कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, और इसकी व्युत्पत्ति जो है वो अपने कर लेते हैं, और इसकी व्युत्पत्ति जो है वो अपने किससे करते हैं, वो अपने ऊष्मागतिकी का जो पार्ट है उसकी सहायता से अपनी इसकी व्युत्पत्ति करती है। ठीक है, तो ये कार्नो चक्कर था, A से B, B से C से D और D से A। ठीक है, ये कार्नो चक्कर है, और कार्नो का भी कौन सा चक्कर बन गया, ये उत्क्रमणीय कार्नो चक्कर बन गया। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय कार्नो चक्कर हमारे पास में था। अब देखिए आगे इसकी व्युत्पत्ति। इसकी व्युत्पत्ति के लिए अपने मैक्सवेल की समीकरण काम में लेते हैं, और मैक्सवेल के समीकरणों की सहायता से इसे अपने क्या कर लेते हैं, व्युत्पन्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण अपने काम में लेते हैं, डेल S बटा डेल V और डेल T और V। यहाँ पर क्या आएगा, डेल P आएगा। ठीक है, तो ये अपना बन गया डेल S बटा डेल V और T बाहर लिख दिया, और बराबर है किसके, डेल P बटा डेल T, और V जो है वो अपने कांस्टेंट के रूप में बाहर जो है वो लिख दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बना T डेल S बटा डेल V T और T डेल V बटा डेल T, और साथ में क्या आ गया, V आ गया। तो ये बन गया T डेल P बटा डेल T और V। ये क्या बना, T डेल S बटा डेल V और T डेल S, इसे लिखा जाता है डेल Q से, डेल Q अपॉन डेल V T और T डेल P अपॉन डेल T और V। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपने इसमें काम में लेंगे। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपने बताता है dq बराबर du प्लस dw, या dq बराबर du प्लस pdv। dw की जगह अपने क्या लिख दिया, pdv लिख दिया। ठीक है, pdv, और ये मान अपने इसमें रखेंगे, और ये नियतांक वगैरह ये सब यहाँ से हटा देंगे और इसे किसके रूप में लिख दें, अवकलन के रूप में लिख देंगे। तो ये बन जाएगा du प्लस pdv अपॉन dv, और किसके बराबर आएगा ये, t dp बटा dt। ठीक है, t dp बटा dt, और इस तरफ क्या है, du प्लस pdv अपॉन dv। ठीक है, देखिए आगे dv को अलग अलग डिवाइड कर देंगे दोनों से, तो ये du प्लस dv, ये p dv से dv कैंसिल, और आगे t dp बटा dt। ठीक है, t dp बटा क्या बन जाता है, dt बन जाता है। तो ये हमारे पास में एक समीकरण जो है वो प्राप्त होगी। अपने आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं u और p की। तो u जो है कैपिटल U, इसका मान किसके बराबर होता है, u और v के बराबर होता है। p का मान किसके बराबर होता है, p का मान होता है u बटा 3 के बराबर। p किसके बराबर होता है, u बटा 3 के बराबर होता है। विसरित विकिरणों के लिए अपने विकिरण दाब की बात की थी और विकिरण दाब का मान ज्ञात किया था। तो विसरित जो विकिरणें थी उनके लिए विकिरण दाब का मान कितना आया था, u बटा 3 आया था। स्मॉल u बटा कितना आया था, 3 आया था। और जो अपने पास में कुल ऊर्जा है उसका मान अगर आप लोग ज्ञात करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो u v के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप एक तो du बटा dv का मान ज्ञात करोगे,
du बटा dv, u कांस्टेंट की तरह रखोगे और v का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, v का v के सापेक्ष अवकलन करोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। आगे देखिए, आगे आपको ये सोल्व करना है तो dp बटा dt करना है, तो इस साइड क्या बन गया? dp बटा dt, 1/3 कांस्टेंट है और ये du बटा क्या बन गया? dt बन गया। ठीक है, du बटा dt, स्मॉल u है, आप ये ध्यान रखना, 1/3 du बटा dt, सारे मान इसमें रख दो, तो du बटा dv तो कितना आ गया? स्मॉल u आ गया। p का मान अपने पास में कितना है? u/3 है, u/3 रख दिया, और t बटा 3 du बटा dt। ठीक है, ऐसा लिख दिया आपने इसे। और अब आपको क्या करना है? अब आप लोग इसे सोल्व करोगे, यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 3, और ये कितना बन जाएगा? 3u प्लस u। ठीक है, और किसके बराबर? t बटा 3 du बटा dt के बराबर। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो? इसे देखिए, 3 और 1 4, यानी 4u बटा 3, ये बनता है 4u बटा 3, किसके बराबर? t बटा 3 du बटा dt के बराबर। ठीक है, 4/3, और आगे क्या बनता है? t बटा 3 du बटा dt, अपना ये जो है वो बन जाता है। इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं और अपने dt बटा t बना लेते हैं और du अपॉन अपने क्या बना लेते हैं? u बना लेते हैं। ठीक है, dt बटा dt बनाओगे अगर आप लोग इसे, तो 4 तो अपनी जगह रहेगा, dt इस साइड आएगा, तो dt बटा t, पहले तो 3 को हटाओ, यहाँ से 3 हट जाएगा, और ये बनेगा du बटा u। ठीक है, तो 4 dt बटा t और किसके बराबर? du बटा u के बराबर। अब यहाँ पर इसका किया जाएगा समाकलन। समाकलन करने के बाद में देखिए आप लोग इसे क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख दोगे इसके नीचे, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर इसका समाकलन किया जाएगा, ये आएगा 4, पहले लिख देना, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर। ठीक है, ये जो समीकरण आपके पास में, इसका अपने क्या करेंगे? सबसे पहले समाकलन करेंगे। तो इसका जब समाकलन किया जाएगा, तो समाकलन जब अपने करेंगे तो जो ये du अपॉन u है, इसका तो क्या बन जाएगा? log u बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा? 4 log t बन जाएगा। ठीक है, log u, और इसका क्या बन जाएगा? 4 log t बन जाएगा। इसके साथ में अपने एक समाकलन नियतांक भी जोड़ते हैं, तो यहाँ पर अपने log अल्फा जो है उसे क्या मान लेते हैं? समाकलन नियतांक मान लेते हैं। log अल्फा समाकलन नियतांक के रूप में अपने यहाँ पर जोड़ दिए। अब देखिए, log के रूप में लिखी गई है, तो ये स्मॉल u बनेगा, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो? एक लाइन अगर और एक्स्ट्रा लिखो तो log u बराबर log t की पावर 4 लिख सकते हो, और प्लस का log अल्फा, log को हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाएगा t की पावर 4, तो स्मॉल u का मान कितना है? अल्फा t की पावर 4। ये अपने ऊर्जा घनत्व का मान जो है वो ज्ञात कर लिया। यहाँ अल्फा अपने क्या बन जाएगा? एक नियतांक बन जाएगा। देखिए आगे, E का मान, E का मान अपने पास में कितना होता है? E बराबर होता है cu अपॉन 4। E का मान कितना होता है? cu अपॉन 4 होता है। विस्तृत विकिरणों के लिए E का मान कितना है? cu अपॉन 4 है। u का मान रख दीजिए, ये बनेगा 1/4, और c u का मान कितना? अल्फा t की पावर 4। ठीक है, और इसे आप लोग लिख सकते हो E इक्वल सिग्मा t की पावर 4। यहाँ सिग्मा जो है वो बनता है 1/4 अल्फा c, सिग्मा इक्वल 1/4 अल्फा c। ये जो लिखा गया है इसे अपने क्या मान लिया? सिग्मा मान लिया, जिससे आपको क्या प्राप्त हुआ है? जिससे आपको ये जो ऊपर लाइन लिखी गई है E इक्वल सिग्मा t की पावर 4 जो है वो प्राप्त हुआ है। इसे अपने क्या कहा जाता है? इसे अपने स्टीफन वोल्ट्जमान का नियम कहा जाता है। स्टीफन वोल्ट्जमान का नियम, E इक्वल सिग्मा t की पावर 4। ठीक है, और अपने वो जो पढ़ा था, जो आप लोगों ने आगे व्युत्पन्न किया था, इसे dq बटा dt वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, उसके साथ में हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास में स्टीफन वोल्ट्जमान के शीतलन का नियम था। अगर आपके आता है एग्जाम में स्टीफन वोल्ट्जमान का नियम व्युत्पन्न करना, तो आपको इसे यहाँ तक सोल्व करना है, E इक्वल सिग्मा t की पावर 4। अगर आप लोग इसे अन्य तरीके से व्युत्पन्न करना चाहते हो तो आपके पास में जो बुक है उसमें एक दूसरा तरीका भी इसका दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। मेरे को ये ठीक लगा तो मैंने इससे करवा दिया आपको E इक्वल सिग्मा t की पावर 4। ये जो अपने
मैक्सवेल की समीकरण की सहायता से कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सवेल की जो समीकरण है उनकी सहायता से अपने अनुप्रयोग के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो ये उनके जैसा बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने स्टीफन बोल्ट्जमान के नियम के बाद में अपना टॉपिक आता है कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा का स्पेक्ट्रमी वितरण। अपना टॉपिक है कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा का स्पेक्ट्रमी वितरण। कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा का स्पेक्ट्रमी वितरण। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हो कि कृष्णिका से अपने क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है और उनमें सभी तरंग दैर्ध्य होती है, और इन तरंग दैर्ध्यों के मात्रा की ज्ञात, तरंग दैर्ध्य की जो विकिरणें हैं उनकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए। और कौन सा प्रयोग अपने काम में लिया गया, एक तो उसका डायग्राम बनाएंगे और उसकी जो थ्योरी है उसे पढ़ेंगे। देखो अपने क्या बोल रहे हैं, अपने देख रहे हैं कि जो कृष्णिका होती है उस कृष्णिका से क्या होती है, विकिरण उत्सर्जित होती है। ठीक है, ये विकिरण तो जरूर उत्सर्जित हो रही है, पर इन विकिरणों के अंदर लगभग सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणें क्या होती है, मौजूद होती है। इन विकिरणों में क्या होती है, सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य की विकिरणें मौजूद होती है। अब कौन सी विकिरण जो है उनमें, मतलब कौन से तरंग दैर्ध्य की विकिरण जो है उनकी मात्रा कितनी है। आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई तरंग दैर्ध्य अपने फिक्स कर दी, कुछ एक तरंग दैर्ध्य ली, उनकी विकिरण जो है उनकी मात्रा कितनी है, ये अपने ज्ञात करने के लिए क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और इनका सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो लूमर और प्रिंगसेम नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया। वैज्ञानिकों का नाम है लूमर और प्रिंगसेम। लूमर और प्रिंगसेम नाम के जो वैज्ञानिक थे, प्रिंग है ये गए, लूमर और प्रिंगसेम नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले स्पेक्ट्रमी वितरण जो है इनका अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग ताप पर कृष्णिका से जो विकिरणें उत्सर्जित हो रही है उनका अध्ययन किया, और इसके लिए उन्होंने जो प्रायोगिक व्यवस्था काम में ली वो अपने जो चित्र है उसके अंदर बना रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर उन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था कौन सी काम में ली है। तो सबसे पहले अपने इस साइड लेते हैं कृष्णिका को। ये जो है ये हमारे पास में क्या है, एक कृष्णिका है। ये क्या है, एक अपने पास में दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ से ये विकिरणें जो आकर के इन पॉइंट पर टकरा रही है। ये क्या है, एक स्लिट एस है। यहाँ में एक दूसरा दर्पण और रखते हैं बी। दोनों अवतल प्रकार के अपने पास में दर्पण है। ये विकिरणें, कृष्णिका विकिरणें जो यहाँ से निकल रही है और आगे जा रही है, टकराने के बाद में दर्पण ए से टकराती है और दर्पण अवतल दर्पण ए से टकराने के बाद में ये परावर्तित हो जाती है और कहाँ पहुँचती है, अवतल दर्पण बी पर जाकर के पहुँचती है। ठीक है, और यहाँ अपने एक फ्लोस्पार प्रिज्म पी रखते हैं, फ्लोस्पार प्रिज्म पी, और ये इस प्रिज्म पर जाकर के आपतित होती है। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ पहुँच जाती है, प्रिज्म पर पहुँच जाती है। प्रिज्म पर पहुँचने के बाद में ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस तरीके से ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इनमें से एक दो पार्ट अपने बना लिए। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड होने के बाद में ये इस तरफ जो अपने परिपथ बना रखा है,
इस परिपथ की ओर ये चली जाती है। ठीक है, यहाँ जो अपने परिपथ बना रखा है उस परिपथ के अंदर ये चली जाएगी, और इस परिपथ के अंदर अपने क्या क्या लगा होगा, ये जो परिपथ लगा हुआ है इस परिपथ टी के अंदर अपने यहाँ से ये विकिरण जो है वो पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, और टी जो है वो क्या है, बोलोमीटर है। टी अपना बोलोमीटर है, और ये क्या है, ये भी अवतल दर्पण है सी। सी जो है वो क्या है, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण सी में जाकर के ये टकराती है, और टी जो है वो टी के अपना बोलोमीटर है, और जो जी है, जी कौन सा मीटर है, जी गैल्वेनोमीटर है। तो सबसे पहले देखिए जो कृष्णिका है उस कृष्णिका से क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है। कृष्णिका से जो विकिरणें निकलती है उनको अपने क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कृष्णिका विकिरण। तो पॉइंट ओ से क्या होती है, कृष्णिका विकिरण उत्सर्जित होती है, और ओ से उत्सर्जित होने के बाद में वो कहाँ जाकर के टकराती है, ए पर जाकर के टकराती है। ए क्या है, ए का मतलब है अवतल दर्पण। जहाँ आपने ए लगा रखा है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से ये जाकर के विकिरणें टकराती है। टकराने के बाद में ये अपने परावर्तित होगी, और परावर्तित होकर के फिर से कहाँ जाकर के टकराएगी, बी पर जाकर के टकराएगी। अगर ये बी पर जाकर के टकराती है तो बीच में अपने यहाँ पर क्या लगा दी है, एक स्लिट लगा दी है। स्लिट से ये कहाँ पहुँचती है, बी पर पहुँचती है, और बी से टकराने के बाद में ये फिर से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, और बी से परावर्तित होने के बाद में ये कहाँ पहुँचती है, बी से परावर्तित होने के बाद में ये फिर से पहुँच जाती है, बी से परावर्तित अपवर्तित हो जाती है, आर पार निकल जाती है पी पर। तो ये अलग अलग भाग जो है उनमें ये विभाजित हो जाती है, और कहाँ जाकर के टकराती है, अवतल दर्पण सी पर जाकर के ये टकराती है। अवतल दर्पण सी से टकराने के बाद में ये किस ओर चली जाती है, अपने जहाँ पर बोलोमीटर टी लगा हुआ है, तरंग दैर्ध्य का मापन किया जाएगा यहाँ, तो बोलोमीटर टी लगा हुआ है, उस बोलोमीटर टी की ओर ये चली जाती है। आगे अपने पास में क्या है, एक सर्किट बनाया गया है जिसमें क्या लगाया गया है, गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में इसका परिपथ चित्र है। ये प्रायोगिक व्यवस्था है जो काम में ली गई थी, किसके द्वारा, लूमर और प्रिंगसेन के द्वारा काम में ली गई थी। नाम लिख देता हूँ मैं इनका कि कौन सा जो है अपने क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए चित्र में जो अपने ओ लिखा गया है, ओ का मतलब कृष्णिका विकिरण है। ओ का मतलब कृष्णिका है जहाँ से विकिरणें निकल रही है। ए और बी और सी जो है वो अपने पास में दर्पण है। कौन से दर्पण है, वो अवतल दर्पण है। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब स्लिट है। जी का मतलब क्या है, जी का मतलब धारा मापी है। और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब बोलो मीटर है। और कौन बच गया, पी बच गया। पी का मतलब क्या हो गया, फ्लोस्पार प्रिज्म। तो P जो है वो तो अपना क्या है, फ्लोस्पार प्रिज्म है, और S का मतलब स्लिट है। A B C अवतल दर्पण है। O जो है वो हमारे पास में कृष्णिका है। T जो है वो बोलोमीटर है, और G है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये एक प्रायोगिक व्यवस्था है, एक प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर किया जाता है। ये प्रैक्टिकल वर्क करने के बाद में इसके जो निष्कर्ष आते हैं उन निष्कर्षों को देखा जाता है, और फिर जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता अपने ई की बात करेंगे उनके मध्य, और जो ताप है अलग अलग, उन तापों के अलग अलग तापों पर तरंग दैर्ध्य के मध्य क्या किया जाएगा, एक ग्राफ बनाया जाएगा। ठीक है, इस प्रायोगिक चित्र की सहायता से अपने क्या करते हैं, अपने प्रयोग को अरेंजमेंट करते हैं, और उसके बाद में प्रयोग होगा, और प्रयोग होने के बाद में जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्टों का क्या किया जाएगा, ग्राफ बनाया जाएगा। और ग्राफ बनाने के बाद में वो क्या क्या रिजल्ट आए उन सभी की अपने क्या करते हैं, अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रायोगिक चित्र, और प्रायोगिक चित्र बनाने के बाद में अपने क्या करेंगे, इसे हटा करके इनकी जगह ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अब अपने यहाँ एक ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ होगा अपना वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच में। देखिए ग्राफ में क्या क्या बनाएंगे अपने, ग्राफ जो है अपना ई लेमडा और लेमडा के मध्य होगा। ई लेमडा लिख रहे हैं तो इसका मतलब वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता। ई लेमडा लिखेंगे तो इसका मतलब वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता, और लेमडा लिखा इसका मतलब तरंग
दे रही है। ठीक है, इनके मध्य क्या करेंगे अपने सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके के अपने यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, आपको ग्राफ प्राप्त होते हैं। इस ओर क्या है, इस ओर ए लेमडा है और इस साइड अपना क्या है, लेमडा है। ये टेम्परेचर T3 है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो T2 है और यहाँ जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 है। ये जो ग्राफ है T1 टेम्परेचर पर बनाया गया, ये वाला, ये ग्राफ T2 पर है और ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये T3 पर है। ये जो दूरी है तरंग दे रही है वो लेमडा m1 है और ये जो तरंग दे रही है वो लेमडा m2 है। ये जो तरंग दे रही है वो लेमडा m3 है। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर ये ग्राफ अपने बनाए गए हैं, T1, T2, T3 पर, और इनके अंदर अपने तरंग दे रही है लिखी गई है लेमडा m1, लेमडा m2 और लेमडा m3। और वर्णक्रमीय उत्सर्जन क्षमता जो है उसे अपने किससे लिखा है, ई लेमडा से लिखा है। ये जो ग्राफ है इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। ये जो ग्राफ अपने बनाए इसे क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को किस नाम से जाना जाता है, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपने इस ग्राफ की व्याख्या करते हैं कि ग्राफ के अंदर अपने को क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये किस प्रकार का है, बिल्कुल सतत प्रकार का ग्राफ है। ठीक है, यानी ऊर्जा वितरण जो है इसका वक्र अपने खींचा है, ये कैसा प्राप्त होता है, आपको सतत प्राप्त होता है। सतत प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया, सतत प्राप्त होने का मतलब हो गया कि प्रत्येक ताप पर क्या हो रहा है, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरण जो है वो उत्सर्जित हो रहे हैं। यानी प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरण क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। हालांकि उनकी मात्रा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये जो ग्राफ है इन ग्राफ के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जैसे अपने अलग अलग टेम्परेचर खींचा गया है। T1 कोई और टेम्परेचर है, T2 अपने पास में अलग टेम्परेचर है, T3 अपने पास में कोई दूसरा टेम्परेचर है। तो हम लोग जो ये ग्राफ खींच रहे हैं, जैसे ये T1 पर है, ये T2 पर है और ये जो है ये T3 पर है। तो प्रत्येक जो टेम्परेचर है उस पर आपको ग्राफ जो है उसके अंदर प्रत्येक प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो है वो प्राप्त हो रही है। ठीक है, प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य विकिरण जो है वो क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। जैसे T1 के लिए देखो आप लोग, T1 के लिए ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तरंग दैर्ध्य आ रही है वो सभी तरंग दैर्ध्य आपको T2 टेम्परेचर जो है उसके लिए भी मिल रही है। जैसे आप लोग यहाँ देखो, ये देखिए इस ग्राफ के लिए भी आपको क्या हो रही है, प्रत्येक प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो वो प्राप्त हो रही है। इसी तरीके से अपने T3 टेम्परेचर की बात करें तो उस पर भी आप लोग देख सकते हो कि प्रत्येक प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो आपको T3 जो टेम्परेचर है उसके लिए भी क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। यानी प्रत्येक ताप पर प्रत्येक प्रकार की तरंग दैर्ध्य जो है वो आपको प्राप्त हो रही है। फर्क किस बात का है, फर्क है इनकी मात्रा का। ठीक है, फर्क किसका है, फर्क सिर्फ मात्रा का है कि मात्रा अलग अलग हो सकती है परंतु प्रत्येक तरंग दैर्ध्य प्रत्येक ताप पर आप लोगों को प्राप्त हो रही है। इसलिए ये ग्राफ जो है वो किस प्रकार का है, सतत प्रकार का ग्राफ है। यानी इससे अपने को जो ग्राफ प्राप्त होगा वो क्या होगा, सतत होगा। इसके अलावा अगर आप लोग ताप बढ़ा देते हो तो ताप बढ़ाने पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य की विकिरणों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर आप लोग क्या कर देते हो, ताप जो है वो बढ़ा देते हो, ताप बढ़ाने पर जो प्रत्येक तरंग दैर्ध्य है उनकी विकिरण जो है उनकी मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला जो निष्कर्ष अपने को प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कि किसी निश्चित ताप पर तरंग दैर्ध्य को अगर आप लोग बढ़ाते हो तो ई लेमडा का मान पहले बढ़ता है, उसके बाद में क्या होता है, घटना प्रारंभ हो जाता है। अगर आप लोग क्या करते हो, ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही आपने ताप बढ़ाया तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बढ़ गई। तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर ई लेमडा जो है, इस ई लेमडा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ देखिए जैसे जैसे आपने ताप बढ़ाया ई लेमडा का मान बढ़ रहा है। जैसे यहाँ तो ई लेमडा आपको अधिकतम यहाँ प्राप्त हो रहा था, यहाँ अधिकतम यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो ताप बढ़ाने पर ई लेमडा बढ़ रहा है, एक जगह मैक्सिमम प्राप्त होता है ई लेमडा